हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अखिल रॉय और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ामिनेशन में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पे हम बात कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ बात करने वाला हूँ 32 समर ओलंपिक जो कि टोक्यो में हुआ। अभी का जो ओलंपिक हुआ है उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़ आप ये याद रखिए कि ये 32वां समर ओलंपिक है, याद रखिए। दूसरी चीज़, ये टोक्यो में हुआ और ये शुरू कब से हुआ? 23 जुलाई से लेकर के ये 8 अगस्त तक चला। मैं आपको बताऊं, यहाँ लिखा है टोक्यो 2020। एक्चुअली आपका ये जो टोक्यो वाला जो ओलंपिक है ना, वो 2020 में ही होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड की वजह से इसको टाल दिया गया, क्योंकि सेकेंड वेव भी आ गई है ना। तो सेकेंड वेव की आने की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये हुआ 2021 में और 23 जुलाई से शुरू हुआ। ये याद रखिएगा। कई मायनों में ये टोक्यो ओलंपिक बहुत ही ख़ास है, भारत के लिए भी ये गौरवान्वित का पल रहा है। और इसके अलावा कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स और कुछ ऐसे इवेंट्स देखने को मिले हैं जिसने सच में दुनिया को चौंका दिया और एक एक कहते हैं कि एक माइलस्टोन स्थापित करने का काम टोक्यो ओलंपिक ने किया है। बात करेंगे आगे, बने रहिएगा पूरे वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको टोक्यो ओलंपिक्स का काफ़ी चीज़ आपको जानने को मिलेगा। और एक बार इस चीज़ को देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद से और भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप जानने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इतनी काफ़ी है। बस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अंत तक देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके मैस्कॉट की। देखिए, किसी भी गेम का मैस्कॉट होता है ना। तो बात करते हैं, देखिए एक है ओलंपिक और दूसरा होता है पैरा ओलंपिक। देखिए आप मेरी बात समझिए ध्यान से। ओलंपिक जो गेम होता है ना, उस ओलंपिक जैसे ही ख़त्म होता है एक दूसरा स्पोर्टिंग इवेंट शुरू होता है, उसको हम पैरा ओलंपिक कहते हैं, जिसमें फिज़िकली एबल्ड, जिनके फिज़िकली एबल्ड का मतलब होता है जो विकलांग है, तो विकलांग लोगों के लिए भी ओलंपिक की व्यवस्था है ना। जैसे हमारे यहाँ से दीपा मलिक जी खेलती हैं, है ना। अब आप गूगल करके आप ये पता कीजिएगा कि दीपा मलिक का खेल क्या है और वो दिखती कैसी हैं, अगर आप नहीं जानते हो तो। ठीक है, कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं कि दीपा मलिक आखिर करती क्या है, उनका गेम क्या है। तो ओलंपिक के लिए मैस्कॉट मैरायूटा, ये है मैरायूटा, और फिर सोमाइटी ये है ये पैरा ओलंपिक के लिए। तो ये दोनों मैस्कॉट हैं, इन दोनों को याद रखिएगा क्योंकि आमतौर पे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बात करते हैं इस खेल में, तो 206 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मतलब भाग लिया। 33 खेल हुए और इसके लिए लगभग 339 इवेंट हुए, मतलब 339 गेम के इवेंट हुए और उसके लिए 42 जगहों पे ये सारी चीज़ें हुई। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू है जिसको आपको याद रखना चाहिए, है ना। 206 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, 33 स्पोर्ट हुए, 339 इवेंट हुए और 42 वेन्यू पे ये चीज़ें हुई हैं। अब क्या होगा? थीम अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ आमतौर पे ओलंपिक का जो थीम होता है ना, उसमें यही होता है, फास्टर हायर टुगेदर। लेकिन इस बार स्ट्रॉन्गर को ऐड किया गया। स्ट्रॉन्गर को ऐड किया गया, रीज़न ये है कि स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है मजबूती से, है ना। और इस बार जो कोविड आया तो उसने लोगों को हिला दिया, है ना। लोगों को बहुत ही अंदर से भी इफ़ेक्ट किया और बाहर से तो किया ही किया, सबको पता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक संदेश देने के लिए कि हम लोग मजबूती से इस कोविड के अगेंस्ट खड़े हैं और हम अंतिम समय तक ऐसे ही स्ट्रांगली चीज़ों को मैनेज करेंगे और रहेंगे। तो स्ट्रॉन्गर जो है ना इस बार ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, देखिए पूछ लिया जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक में नया जुड़ने वाला, टोक्यो ओलंपिक के थीम में नया जुड़ने वाला जो थीम है, जो वर्ड है उसका ना वो क्या है? तो आप बोलेंगे स्ट्रॉन्गर। ठीक है, स्ट्रॉन्गर क्यों? क्योंकि ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, देखिए ये टोक्यो 2020 ये ओलंपिक है, राइट, और ये पैरा ओलंपिक, ऐसे पैरा ओलंपिक कहा रहता है। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओलंपिक का बैकग्राउंड समझा देता हूँ। देखिए ओलंपिक ना शुरू जब हुआ ना तो ये कुछ था नहीं,
मतलब ये कोई स्पोर्ट की तरह था नहीं, ये एक रिलीजियस, समझ लीजिए कि एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है। जैसे नहीं होता कोई जैसे कई सारे मेले होते हैं, तो मेले में क्या होता है, लोगों का मनोरंजन के लिए झूले होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ग्रीस में एक जगह है ओलंपिया, ओलंपिया में ये जब इसकी शुरुआत हुई तो ओलंपिया में ये एक तरीके से रिलीजियस फेस्टिवल था। मतलब लोगों के मनोरंजन के लिए उस क्षेत्र में अलग अलग तरह के करतब दिखाने वाले लोगों को आमंत्रित किया जाता था और वो अपना करतब दिखाते थे। तो ये 8th सेंचुरी में इसका एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ ओलंपिक का। लेकिन अब बात समझिए कि ओलंपिक एक स्पोर्टिंग इवेंट बन गया। पहले ये रिलीजियस फेस्टिवल था, लेकिन ये अब एक खेल की तरह खेले जाने लगा और पूरे विश्व स्तर पे खेले जाने लगा। और वो शुरू हुआ 1896 में। और 1896 में एक जगह है एथेंस, हैं, तो एथेंस में पहली बार इसकी शुरुआत हुई एज ए स्पोर्टिंग इवेंट। पहले ये रिलीजियस फेस्टिवल था। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप 18th सेंचुरी, आप 8th सेंचुरी नहीं करेंगे, आप 1896। और ये हुआ क्यों, ये रिलीजियस फेस्टिवल से आपको ताज्जुब होना चाहिए। मतलब आप सोच नहीं सकते कि रिलीजियस फेस्टिवल से ये स्पोर्टिंग इवेंट बना क्यों। तो ये महाशय की वजह से, इनका नाम है बैरन पियरे डी कोवर्टिन, ठीक है। तो इनकी मदद से, इनकी अथक प्रयासों की वजह से ओलंपिक जो है ना एक स्पोर्टिंग इवेंट बना, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि 1884 में इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना करवाई, ठीक है। और इस कमेटी का यही था कि कैसे भी करके इस ओलंपिक को एक विश्व स्तरीय खेल बना दिया जाए, जिसमें विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से, विश्व के अलग अलग जगहों से जो अलग अलग तरीके की टैलेंट जो स्पोर्ट्स में रखते हैं वो आकर के इसे शोकेस कर सके, राइट। तो इनके ही अथक प्रयासों से ओलंपिक का ही इतिहास है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएंगे, आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल बी स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ठीक है। तो ये आपका ओलंपिक बैकग्राउंड पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि ओलंपिक खास क्यों रहा। देखिए, खास इसलिए रहा ना, कई मायनों में खास रहा। पहली बात ये कि इसमें 4 नए खेलों को जोड़ा गया, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब पे एक एक लाइन अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। और आप मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी एफर्ट जेन्युइन है, तो आप एक एक लाइन कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, स्केटबोर्डिंग के बारे में, सर्फिंग के बारे में, कराटे के बारे में, स्पोर्ट क्लाइंबिंग के बारे में, राइट। तो इन 4 खेलों को इस ओलंपिक में पहली बार जोड़ा गया, इससे पहले कभी नहीं जोड़ा गया था। दूसरी बात, 2 खेल जो 2008 के ओलंपिक में जिनको पोस्टपोन कर दिया गया था, उनको फिर से शुरू किया गया। तो कुल मिला के 6 नए स्पोर्टिंग इवेंट, लाइक 6 स्पोर्ट्स को फिर से शुरू किया गया। एक तो बेसबॉल है, दूसरा है सॉफ्ट बॉल, ठीक है। बेसबॉल जो है ना अमेरिका की राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बात नंबर 3, गौरवान्वित पल 2 देशों के लिए जिन्होंने अपने अपने देश के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक की हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब बरमूडा और फिलीपींस ने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। देखिए, ये है बरमूडा की और ये है फिलीपींस की, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर के इन दोनों ने एक एक गोल्ड मेडल जीता है। तो पहली 2 कंट्री जिन्होंने इस ओलंपिक में अपने देश के लिए पहला मेडल बैग किया हुआ है, तो वो ये हैं। तो आप ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अगली बात हम बात करते हैं, ये इसलिए भी ख़ास हो जाता है क्योंकि इस बार का ओलंपिक में जो महिलाओं की जो भागीदारी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, है ना। मैं आपको बताता हूँ कि 1896 में जब ये ओलंपिक शुरू हुआ था तब महिलाओं की भागीदारी थी ही नहीं, ठीक है। देयर वॉज नो भागीदारी ऑफ महिला, ठीक है, बिकॉज 1896 में किसी महिलाओं ने भाग ही नहीं लिया। बात करते उसके बाद 4 साल जब बीते तो आ गया टाइम 1900, ठीक है। तो 1900 में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया और आपको हैरानी होगी कि उस समय महिलाओं की संख्या सिर्फ पूरी संख्या की 2.2% थी। इसका मतलब ये अब समझाता हूँ मैं कि अगर 100 लोग इस स्पोर्टिंग इवेंट में भाग लिए, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है इसलिए मैं 100 बोल रहा हूँ, तो अगर 100 लोगों ने भाग लिया तो सिर्फ 2 ही औरतें थीं जिन्होंने उसमें भाग लिया। अभी देखिए ये 32वां समर ओलंपिक चल रहा है, 2021 है ना।
और इस बार जो संख्या जो हो गई है वो 48.8%, तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 50% के करीब हम हो सके हैं। ठीक है, तो ये एक इक्वलिटी की बात करता है, तो वुमेन इक्वलिटी के लिए भी ये बहुत ही खास हो जाता है। और इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज देखिए आप इस बार ओलंपिक में भारत की तरफ से भी जो ज़्यादा गोल्ड हमें बहुत सारे मेडल्स या बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे अनछुए जो पल हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे नोटेबल परफॉर्मेंसेज जो हैं वो महिलाओं ने दिया है। तो महिलाओं ने कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित करने का मौका दिया हुआ है। तो ये बात बड़ा याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसने वुमेन इक्वलिटी पे बात की है। नंबर 5, ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसको छाप लो। ठीक है, इसको छाप लो आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देखिए, पहली बार ओलंपिक में ऐसा हुआ है जब किसी ट्रांसजेंडर ने भाग लिया है ओलंपिक में, ये पहली बार हो रहा है। इस ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? लॉरेल हबार्ड। ठीक है, करते क्या है ये वेट लिफ्टिंग करते हैं, जैसे कि आपको पता है भारोत्तोलन, हिंदी वालों को मैं समझा देता हूँ, मैंने इनकी आंखें ढक ली, सॉरी, ये तो अब गिर जाएंगे। तो ये वेट लिफ्टिंग 87 केजी के कैटेगरी में इन्होंने वेट लिफ्टिंग की। ये है कहाँ से? ये न्यूजीलैंड से हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये ट्रांसजेंडर है। तो इनका नाम क्या है? लॉरेल हबार्ड। लॉरेल हबार्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भारतीयों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला भी पल आया, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है जब इंडिया से कोई ज्यूरी मेंबर जा रहा है गेम को जज करने के लिए। तो 2 लोगों को ओलंपिक कमेटी ने बुलाया। पहले हैं पवन सिंह, वो गाने वाले नहीं, लॉलीपॉप वाले नहीं, ये शूटिंग वाले पवन सिंह हैं। इन्होंने शूटिंग में जज किया। ठीक है, शूटिंग के जज रहे ये। ठीक है, और दूसरे हैं दीपक काबरा। तो दीपक काबरा जिम्नास्टिक के लिए इनको ज्यूरी मेंबर में इनको शामिल किया गया। तो ये पहले ऐसे जिम्नास्टिक है ना, ठीक है, जिनको ओलंपिक में शामिल किया गया है एज अ जज। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद ये मेरा बहुत ही फेवरेट और बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल रहा। हम जब 13 साल के होते हैं, बेसिकली हम भारतीय लोग, तो हम पबजी खेल रहे होते हैं और मम्मी से झगड़ा कर रहे होते हैं कि हमें पिकनिक पे जाना है, हमें पैसे वैसे दे दो। तो कुल मिला के हमारा लाइफ मिक्स्ड होता है ना। लेकिन जापान जैसे देशों में और चाइना जैसे देशों में, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और उसमें मैं देख रहा था कि कैसे किसी बच्चे को ओलंपिक के लिए तैयार किया जाता है, और इसने सच में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ये पहली सबसे यंगेस्ट इंसान हो गई हैं, सबसे यंगेस्ट प्लेयर हो गई हैं ओलंपिक में जिन्होंने गोल्ड जीता है। स्केटबोर्डिंग जो अभी इस बार ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है, इस बार ही स्केटबोर्डिंग हो रही है, तो इन्होंने इसी गेम में इन्होंने गोल्ड जीत लिया भाई। ठीक है, ये जापान की हैं और ये सिर्फ 13 साल की हैं। आप सोच सकते हैं कि 13 साल की उम्र में जब हम लोग ये सब कर रहे होते हैं, तो ये गोल्ड मेडल जीत करके दुनिया को एक बेंचमार्क स्थापित करने की सामने प्रेरणा दे रही है। ठीक है, तो इनका नाम है मोमोजी निशिया। ठीक है, मोमोजी, हम लोग देखो मोमोजी निशिया, हम 13 साल में लोग मोमो खा रहे होते हैं, मोमोजी निशिया ने गोल्ड जीत लिया। तो याद रख लीजिएगा मोमोजी। ठीक है, और ये इसका मुंह भी मोमोजी जैसा ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, उसके बाद देखिए जब गेम ख़त्म हुआ तो जाहिर सी बात ऐसा होता ही है कि मेडल ज़्यादा लोग जीतते हैं। कोई तो प्लेयर ऐसा होगा जो मेडल सबसे ज़्यादा जीता होगा। ठीक है, किसी स्पोर्टिंग इवेंट में देखिए एक प्लेयर है ना, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 7 स्पोर्टिंग इवेंट में भाग ले सकता है एक बार। माइकल फेल्प्स जो है ना, माइकल फेल्प्स ने 7 मैच में 7 गोल्ड जीता है और ये रिकॉर्ड है इस बार। अच्छा, उन मज़े की बात यह है कि वो भी स्विमिंग के ही थे। ठीक है, और ये भी स्विमिंग के ही हैं। इनका नाम है सी ड्रेसॉल। ठीक है, ये भी यूएसए से हैं और वो भी यूएसए से हैं। इनका भी स्विमिंग है और उन्हें 5 गोल्ड मेडल जीता, जो कि अभी तक हाईएस्ट है। ठीक है, मतलब इस वाले का हाईएस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं ये महिलाओं में। तो ये महिलाओं में ई मखियोन है, ये यूएसए से हैं, ये भी स्विमिंग करती हैं और उन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीता, मतलब 7 मेडल जीता, जिसमें 4 गोल्ड था और 3 सिल्वर था। तो ये भी आप याद रखिएगा, नाम है सी ड्रेसॉल, ये पुरुष का नाम है, और ई मखियोन। अच्छा, मखियोन की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, MACKEON मखियून होता है। ठीक है, मखियून, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का क्या रोल रहा है। तो देखिए अब तक के ओलंपिक में बेस्ट परफॉर्मेंस मैं अभी तक कह सकता हूँ, क्योंकि ओलंपिक में इस बार इसने 7 मेडल जीते हैं। ठीक है, ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा जीते जाने वाला मेडलों की संख्या है ये। इससे पहले 6 थी, जो 2000 आई गेस
सॉरी मुझे पता नहीं एक्चुअली, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं पता, 2011 इट वाज, और आई डोंट नो एक्चुअली। हाँ ठीक है, आई एम नॉट कन्फर्म, तो आप अगर वो होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, राइट। तो 7 मेडल इस बार जीता हुआ है और ये अब तक का हाईएस्ट है। बात करते हैं शुरू से। क्या हुआ कि जब लाइक ओलंपिक हो रहा था तो ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी होती है और उसमें अपने देश के झंडा को लेकर के आपको चलना होता है। तो इस बार ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बेरर थे 2 लोग थे, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ये देखिए, ये सरदार जी मनप्रीत सिंह हैं और ये MC मैरी कॉम है। मैरी कॉम बॉक्सिंग करती हैं और ये जो मनप्रीत सिंह है ये हॉकी टीम के कैप्टन है, ठीक है। और जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है ना उस समय भी फ्लैग बेरर करते हैं, यानी झंडा तोलन वाला जो समय होता है, झंडा ले करके चलने वाला, तो वो बजरंग पुनिया होते हैं, ठीक है। तो वो बजरंग पुनिया का आगे आगे वाले स्लाइड में मैं उनका फ़ोटो दिखा दूंगा, आप याद रखिएगा, क्योंकि बजरंग पुनिया ने भी कहीं ना कहीं हमें गौरवान्वित करने का मौका दिया है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 मेडल इंडिया ने जीता है, जिसमें 4 ब्रॉन्ज थे, 2 सिल्वर था और 1 गोल्ड था। और ये पहली बार हो रहा है कि किसी एथलेटिक्स में हमें गोल्ड मिला हुआ है, तो ये बहुत ही लाइक गौरवान्वित करने वाला पल था। देखिए 4 लोगों ने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पहले हैं PV सिंधु, देखिए PV सिंधु, इनका बैडमिंटन खेल है। लवलिना ये बॉक्सिंग में है, ठीक है, इनका पहला ओलंपिक है और इन्होंने पहले ओलंपिक में ही झंडा गाड़ा और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। उसके बाद है हॉकी टीम, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। लगभग 70 साल के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है, मतलब 70 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि हॉकी टीम ने लाइक किसी भी लाइक ओलंपिक के किसी भी इवेंट में उन्होंने कुछ जीता है, लाइक ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है। तो ये लगभग एक सूखे को ख़त्म करने जैसा बात था। उसके बाद आते हैं बजरंग पुनिया की आप वीडियो देखिएगा, उनके कोच ने कैसे जश्न मनाया था, मेरा वो फेवरेट है, ठीक है। धोबी पछाड़ दिया था उन्हें, ठीक है। तो आप वीडियो देख लीजिए कि यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो ये है बजरंग पुनिया ने भी लाइक यस उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये 4 लोग जो हैं ये इन्होंने भारत को गौरवान्वित किया ब्रॉन्ज मेडल जीत करके, राइट। अब हम बात करते हैं सिल्वर मेडल। तो सिल्वर मेडल 2 आया, आपको पता है कि इंडिया ने 2 सिल्वर मेडल जीता है। एक जिनका नाम है रवि दहिया, ठीक है, इनका रेसलिंग है, ये भाई साहब रवि दहिया, ठीक है, ये रेसलिंग करते हैं पहलवानी। और दूसरे हैं मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टिंग करती हैं, ठीक है, जो वो हबार्ड करती है ना, वो जो हबार्ड करती हैं, तो वेट लिफ्टिंग करती हैं ये। तो ये 2 लोग मिल करके सिल्वर मेडल जीते हैं, ये लोग मतलब दो सिल्वर मेडल आए हैं। और अब बात करते हैं भारत के शेर, ठीक है, नीरज चोपड़ा साहब को, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब एथलीट कैटेगरी में भारत ने कोई गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और वो शूटिंग में था, और अभिनव बिंद्रा जी को ये श्रेय प्राप्त था। अभिनव बिंद्रा जी थे ने उन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता था और वो एकमात्र गोल्ड हमारे भारत की तरफ से था। अब गोल्ड की संख्या 2 हो गई है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा की खेल क्या है, ये जैवलिन थ्रो है, ठीक है, भाला फेंक जिसे कहते हैं, ठीक है, फेंक भाला जहाँ तक जाए, राणा का वंशज है तू, तो ऐसा था, ठीक है। तो इन्होंने गौरवान्वित करने का मौका दिया हमें। थैंक यू नीरज चोपड़ा साहब, आपको पूरे देश पे गर्व है, सॉरी आप पे पूरे देश को गर्व है, ऐसा मुझे बोलना चाहिए था। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे नोटेबल परफॉर्मेंसेस जो इंडियन ने किया, हालांकि वो लोग लाइक कुछ जीतने में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने लाइक कुछ इंचेस से वो लोग हारे और उन्होंने एक बेंचमार्क स्थापित किया कि आने वाले समय में भारत का जो लाइक इंडियन का जो सफ़र है ओलंपिक में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। बात करते हैं पहली चीज़, ओलंपिक वुमेंस हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में जाके हारी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हारी, ठीक है। तो लेकिन इनका एक जो इनका जर्नी रहा है वो सच में एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल रहा है। दूसरी हैं आदिति अशोक, ये गोल्फर, ठीक है, ये भी चूक गई, ठीक है। तो ये इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया था गोल्फ में। लगभग देखिए क्या है ना कि आपको 3 शॉट चाहिए होते हैं आपको जीतने के लिए, ब्रॉन्ज के लिए, और इन्होंने अपना शॉट पूरा किया था 5 में, जिसके वजह से ये चूक गई। बट इनका जो सफ़र रहा पूरे ओलंपिक में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ रहा। उसके बाद बात करते हैं दीपक पुनिया की। तो दीपक पुनिया मतलब 10 सेकंड की हेर फेर की वजह से इनको लाइक क्वार्टर फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाई है। तो लेकिन इनका भी बहुत ही अच्छा लाइक प्रदर्शन रहा और लोगों के दिल को जीतने में ये कामयाब रहा है।
कोई बात नहीं, आप भले मेडल जीत नहीं पाए तो क्या हुआ, आपने दिल तो जीत लिया। ठीक है, अगली बार ओलंपिक में आई होप कि जो जो नोटेबल परफॉर्मेंसेस इंडियन ने दिखाई हैं उसको अब एक ऐसे एक मेडल को जीतने के लिए परफॉर्मेंसेस बन जाए तो क्या ही कहें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जब गेम ख़त्म हुआ तो पॉइंट टेबल में कौन कहाँ लाई कर रहा था। देखिए, एक नंबर पे था यूएसए जिसने लगभग 113 मेडल जीते थे, और चाइना 2 नंबर पे 88 मेडल, उसके बाद जापान और ब्रिटेन। ठीक है, इंडिया ने 7 मेडल जीता और इंडिया की रैंक थी 48। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी इस ओलंपिक से। अगर कुछ चीज़ छूटी होगी तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बस इतना ही है ओलंपिक में। ओलंपिक के इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा हंसते रहिए, और मेरा फेवरेट सेंटेंस जय हिंद। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, प्यार देते रहिए, लोगों में शेयर करते रहिए। इट्स एजुकेशनल पर्पसेस, सो इसको एजुकेशन के लिए शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।